हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 का। चैप्टर का नाम है यहाँ पे व्रत। तो इसमें दो एक्सरसाइज दे रखी हैं, एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2। चैप्टर पढ़ने से पहले यानी एक्सरसाइज हल करने से पहले हम व्रत के बारे में जान लेते हैं कि व्रत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कौन कौन सी थ्योरम का यूज होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो वीडियो होगी तो इसमें हम परिचय देखेंगे। तो जैसे पहला नंबर यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र क्या होता है कि गोले के जो मध्य बिंदु होता है इसको हम कहते हैं केंद्र। जैसे एक बिंदु लेकर के जिससे हम सर्कल खींचते हैं या गोला खींचते हैं उसको कहा जाता है केंद्र, और केंद्र को ज़्यादातर ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पे केंद्र ओ मान लिया। अब आते हैं यहाँ पे त्रिज्या के बारे में कि त्रिज्या क्या होती है। तो केंद्र से लेकर के गोले के जो बीच की दूरी होती है, गोले के किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो त्रिज्या कहलाएगी। हमने यहाँ पे बिंदु ए दे दिया, तो जो ओ ए होगा वो त्रिज्या कहलाएगा। और त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर जैसे यहाँ पे मैंने ऐसी रेखा खींच दिया, कोई बिंदु यहाँ पे केंद्र ये है और यहाँ से एक मैंने दूसरी रेखा खींच दिया, तो ये बिंदु हो जाएगा बी। तो हम ओ बी को भी त्रिज्या कहेंगे। यानी जितनी भी केंद्र से गोले तक के बीच की दूरी होगी, जितने भी बिंदु होंगे उसको हम त्रिज्या कहेंगे। ओ बी हो गया। तीसरा, अगर हमें यहाँ पे खींचना है कि हमने एक रेखा यहाँ पे खींच दिया ऐसे, तो ओ सी भी हमारी यहाँ पे रेखा हो जाएगी। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं सी और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं बी। तो ओ बी भी हमारी एक त्रिज्या हो जाएगी, ओ सी भी एक हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से गोले तक के बीच की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहा जाता है। अब इसके अलावा आता है व्यास। व्यास क्या होता है कि केंद्र से होकर के एक जाने वाली रेखा जो वृत्त के दोनों तरफ स्पर्श करे उसको कहा जाता है व्यास। यानी जैसे एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है, और दोनों बिंदु को हमने मिला दिया बशर्ते वो केंद्र से होकर के जाए, उसे हम कहेंगे व्यास। जैसे ए और बी को हमने यहाँ पे मिलाया पर ये केंद्र से होकर के जा रही है, तो ये हो जाएगी व्यास। तो व्यास यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, और व्यास को हम प्रदर्शित करते हैं डी से, क्योंकि इंग्लिश में इसको कहते हैं डायमीटर। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे हमने देखा कि ओ बी भी एक यहाँ पे त्रिज्या है और ओ ए भी एक यहाँ पे त्रिज्या है। हम त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ओ ए और ओ बी ये मिलकर के व्यास बना है। यानी एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, दो त्रिज्याओं से मिलकर के एक व्यास बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्या का दो गुना जो होता है वो व्यास कहलाता है। इसी के जस्ट उल्टा, अगर दो यहाँ पे गुणे में है तो वो बटे में आ जाएगा, तो ये d/2 हो जाएगा बराबर त्रिज्या। तो हम त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, अगर व्यास का आधा कर देते हैं तो त्रिज्या आती है, और त्रिज्या अगर हमें दिया है तो उसी का दोगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में कि त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर दी है तो हमसे पूछा है कि व्यास कितना होगा, तो हम इसी त्रिज्या को दोगुना कर देंगे, कि इसी त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। यानी 5 का दोगुना 10 हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा इसका 10। अगर हमको व्यास 10 दिया हुआ है और हमें त्रिज्या निकालना है तो व्यास का हम आधा कर देंगे। तो जब हम इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 5। तो इस तरह से इसका यूज होता है। तो हम यहाँ पे तीन चीज़ें समझ गए कि केंद्र क्या होता है। केंद्र के साथ साथ हमने ये समझ लिया कि त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या के साथ साथ व्यास के बारे में भी हमें पता चल गया। अब यहाँ के बाकी के पॉइंट भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जीवा दिया हुआ है, तो जीवा क्या होती है कि वृत्त के किसी भी दो बिंदु से, जो दो बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु मैंने यहाँ पे खींच दिया, दूसरा बिंदु मैंने यहाँ पे खींच दिया, तो इनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको कहा जाता है जीवा। व्यास भी जीवा होती है, हम व्यास को भी जीवा कह सकते हैं ये, क्योंकि ये भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा ए बी है। और जैसे एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, दूसरा बिंदु यहाँ ले लिया, और इन दोनों को जो मैंने जोड़ दिया जिस रेखा से, तो उसको कहा जाता है जीवा। इसका नाम दे दिया सी और इसका नाम दे दिया डी। तो यहाँ पे जो जीवा हो जाएगी वो सी डी हो जाएगी। इसी तरह से जैसे एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया और दूसरा बिंदु मैंने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया और दूसरा बिंदु ये हो गया, तो इनको जोड़ने वाली जो रेखा होगी ये ए है और इसका नाम मैंने कुछ दे दिया ई। तो जो ए ई होगा वो भी जीवा कहलाएगा। या ई से बी को अगर मैंने कोई भी रेखा से जोड़ दिया तो जो बी ई रेखा हो जाएगी वो भी एक जीवा ही कहलाएगी।
ए बी भी एक जीवा कहलाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, दो बिंदुओं को जोड़ती है, भले ही यहाँ पे केंद्र से होकर के जाती है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है कि केंद्र से होकर के जाने वाले बिंदु को जीवा व्यास हो सकता है कि नहीं, तो व्यास तो होता है, तो उसमें पूछ लेगा जीवा हो सकती है कि नहीं, तो हो सकती है, क्योंकि जीवा की परिभाषा ही यही होती है कि कोई भी वृत्त है उस पे स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको हम जीवा कहते हैं। अब आता है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या होता है कि जैसे एक यहाँ पे गोला दे रखा है, तो गोले के किसी एक बिंदु से स्पर्श होकर के जो रेखा खींची जाती है उसको कहा जाता है स्पर्श रेखा, उसको कहा जाएगा स्पर्श रेखा। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दिया ई और एफ, तो ये जो ई एफ है एक बिंदु पर टच कर रही है, तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा, यानी ई एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्श रेखा। दूसरा आता है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है कि जैसे यहाँ पे एक सी और डी दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, दूसरा बिंदु यहाँ पे ले लिया, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको तो हम जीवा कहते हैं, और वही रेखा जो वृत्त के इधर निकल जाए और इसी रेखा को आगे हम बढ़ा दें, तो जो वृत्त के आर पार निकल जाती है उसको कहा जाता है छेदक रेखा। छेदक रेखा। तो इसका हम कुछ भी नाम दे दें, इसको हम नाम दे दें एल और इसको नाम दे दें एम, तो यहाँ पे जो एल एम होगा वो हो जाएगी छेदक रेखा। तो यहाँ से हमें 6 पॉइंट मेन पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट हमें याद होना चाहिए। केंद्र क्या होता है कि जो गोले का मध्य बिंदु होता है उसको केंद्र कहते हैं। त्रिज्या मध्य बिंदु से खींचा गया, मध्य बिंदु से सर्कल तक खींची गई दूरी या खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। दो बिंदुओं से होकर, जहाँ पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर के जाती है उसको व्यास कहा जाता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको जीवा कहा जाएगा, यानी कि यहाँ पे जीवा ये है, एक जीवा यहाँ पे ये है और दूसरी जीवा यहाँ पे ये है। तीसरा आता है स्पर्श रेखा। तो बिंदु के किसी एक भाग में, वृत्त के किसी एक भाग में छूने वाली जो रेखा होती है उसको कहा जाता है स्पर्श रेखा। छेदक रेखा क्या होती है कि अगर इसी जीवा को हम बढ़ा देते हैं तो ये छेदक रेखा हो जाती है, यानी कि आर पार निकल जाए उसको छेदक रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे जो टच हो रहा है इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ये जो होगा वो स्पर्श बिंदु कहलाएगा, स्पर्श बिंदु, ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। इसके अलावा थोड़ा सा स्पर्श बिंदु, अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और ये एक स्पर्श बिंदु है और केंद्र से मैं यहाँ पर जब भी एक स्पर्श बिंदु को मिलाऊंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। केंद्र से स्पर्श बिंदु को जब भी हम यहाँ पे मिलाने वाली जो रेखा होती है हमेशा लंब होती है, ये प्रमेय होती है और इसी प्रमेय को हमें अभी सिद्ध करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रमेय कई बार पूछी जाती है, तो इस प्रमेय को हम अभी सिद्ध करेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जैसे एक यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है और इसके सर्कल के कहीं बाहर एक बिंदु है जिसका नाम हमने पी रख दिया। अब पी से खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, जैसे मैंने एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया और यहाँ पे जो स्पर्श कर रहा है इस बिंदु को मैंने ए कह दिया। दूसरी मैंने यहाँ पे एक रेखा खींचा और इसमें स्पर्श रेखा है बी, तो जो पी ए होगा वो पी बी के बराबर होगा। एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और एक बिंदु से हम केवल दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पे खींच सकते हैं, तीसरी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ऑप्शन 1 2 3 4, तो वहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 2, दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके अलावा ये प्रमेय दूसरी है और जो मैंने बताया था कि जो एक सर्कल होता है और केंद्र से जब हम स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि लंब होता है। ये प्रमेय 1 है। ये प्रमेय 1 और प्रमेय 2 हम दोनों सिद्ध करेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो पहले हम प्रमेय 1 सिद्ध करते हैं। प्रमेय पहले दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, हमने एक यहाँ पे वृत्त ले लिया और एक यहाँ पे स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया जो कि बिंदु यहाँ पर स्पर्श करती है।
तो कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर, तो हमने वृत्त का एक बिंदु यहाँ पे ले लिया और इस बिंदु का हमने नाम दे दिया ए। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु है और यहाँ से जाने वाली जो त्रिज्या है, कह रहा है ये लंब होती है, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहने का मतलब ये है कि एक हमने जो स्पर्श रेखा खींचा है और केंद्र से जो हमने यहाँ पे एक रेखा खींचा है, तो ये लंब होती है। लंब का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस पे हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय की जो प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे इस भुजा को हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी इसको हम कहते हैं कर्ण, और इसको हम कहते हैं लंब, और इसको हम कहते हैं आधार। अब एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे कि जैसे यहाँ पे केंद्र है, थोड़ी देर के लिए हमने वृत्त हटा दिया और ये केंद्र है, यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु हमने ले लिया बी। यहाँ पे ओ ए की जितनी लंबाई है, यानी कि ओ ए की लंबाई हम उतनी ही रखें, क्योंकि वृत्त उतना ही है। जैसे एक यहाँ पे वृत्त हमने ले लिया और उसकी त्रिज्या ओ ए है। दूसरा हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया सेम उसी तरह की, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे ओ ए है, ये ओ ए हो गया। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 7 सेंटीमीटर है और इस बार हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर ले लिया, ये 8 ले लिया, पर त्रिज्या हमेशा वही रहेगी। त्रिज्या तो बड़ी नहीं होगी कि अगर 5 सेंटीमीटर का गोला है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का गोला हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली दूरी बढ़ सकती है और ये वाली दूरी बढ़ सकती है, पर जो सबसे छोटी दूरी होती है वो हमेशा त्रिज्या ही होती है। त्रिज्या के अलावा दूसरी कोई नहीं होती है। यानी आधार को हम बढ़ा सकते हैं कितना भी और त्रिज्या को भी कितना बढ़ा सकते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 गोले बना लिए, एक तो ये हो गया और दूसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला ये बना लिया, यानी कि दोनों की जो त्रिज्याएँ हैं वो बराबर हैं। इसका केंद्र O है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा होकर के जा रही है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा होकर के जा रही है। ओ ए बराबर मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मान लिया है कि ओ ए बराबर है 5 सेंटीमीटर, और ए से बी की जो दूरी मैंने लिया है वो ले लिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ओ से बी को मिलाता हूँ तो ये मेरा जो भुजा आया है ये हो जाएगा कर्ण। इसी तरह से दूसरा भी मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला लिया है और इसकी एक स्पर्श रेखा खींच दिया, और इस बार यहाँ पे यहाँ पे ए बी होगा। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर लिया था, इस बार मैं ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो 9 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी लिया था वो 7 सेंटीमीटर है। तो पहले कर्ण हमारा यहाँ से यहाँ बन रहा था, और जैसे ही मैंने यहाँ पे बी को और आगे ले गया तो यहाँ पे जो कर्ण होगा वो ऐसे बनेगा। तो पहले अगर मान लेता हूँ कि जो कर्ण था वो 8 सेंटीमीटर बन रहा था, तो ये 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो मेन मतलब ये है कि अगर हम जैसे जैसे यहाँ पे आधार को बढ़ाएंगे, जैसे आधार पहले 7 सेंटीमीटर था और आधार यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो गया, कर्ण भी यहाँ पे पहले 8 सेंटीमीटर था और यहाँ पे कर्ण 10 सेंटीमीटर हो गया, पर जो ये वाली जो भुजा है यानी कि त्रिज्या है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो यहाँ पे त्रिज्या होती है वो सबसे छोटी भुजा होती है, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, पहला दूसरा तीसरा। ये भुजा बढ़ सकती है, ये भुजा बढ़ सकती है, पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये होता है कि जो त्रिज्या होती है वो सबसे छोटी भुजा होती है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमने यहाँ पे एक केंद्र ले लिया ओ केंद्र वाला एक हमने यहाँ पे वृत्त ले लिया, और ओ से हमने एक यहाँ पे सीधी रेखा खींच दिया जो कि त्रिज्या की तरह काम करेगा। इस स्पर्श बिंदु में कोई एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया बी, और यहाँ से एक हमने रेखा खींच दिया। अब हमें पता है कि केंद्र से होकर के गोले तक के जो बीच की दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, और इसको हमने मान लिया सी। यहाँ पे जो बिंदु है उसको हमने मान लिया सी। इसी को मैंने त्रिज्या को और बढ़ाया,
तो जब त्रिज्या को और बढ़ाया तो यहाँ पे बिंदु मैंने ले लिया बी। अब हमें पता है कि जो केंद्र से लेकर के गोले तक के बीच की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, यानी कि ओ ए भी त्रिज्या होगी और ओ सी भी त्रिज्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें दिया है, जो दिया है उसको हम लिखेंगे। और क्या दिया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त, यानी केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी है। केंद्र ओ व वृत्त वाले एक बिंदु ए है जो में यहाँ पे स्पर्श बिंदु ए बी हो जाएगा। केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी है तथा बिंदु ए से जाने वाली त्रिज्या ओ ए है। ये बिंदु ए है और यहाँ से जो जाने वाली त्रिज्या है वो ओ ए है। इतना हमें लिखना है। इसके बाद ये भी हमें लिख देना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है कि जो यहाँ पे ओ ए है वो ए बी पर लंब है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ओ ए बी पर लंब है। ये लंब का चिन्ह होता है, ये लंब का चिन्ह होता है और यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। यानी कि जो लंब अगर लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बस इतना हमें याद रखना है। तो हमने यह लिख दिया कि सिद्ध करना है कि जो ओ ए है वो ए बी पर लंब है, यानी कि जो ओ ए है यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है। अब थोड़ा सा हम इस पे रचना कर लेते हैं। रचना, और रचना में लिख देंगे कि रेखा ए बी पर, ये रेखा ए बी पर ए के अतिरिक्त कोई बिंदु सी है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रेखा हमने ए बी लिया और यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई एक रेखा ए बी है, या हमने यहाँ पे कोई भी एक बिंदु ले लिया डी, इसको इस तरह से ले लिया। तो हमने जो यहाँ पे यहाँ पे बी एक्स्ट्रा बिंदु लिखा है तो हम रचना में उसको लिख देंगे कि रेखा ए बी से ए बी पर बिंदु बी को ओ से मिलाया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ओ को बी से मिला दिया। ये रचना में हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो उपपत्ति लिखेंगे, रचना के बाद हम उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में क्या हो जाएगा कि जैसे हमें पता है कि ओ ए भी त्रिज्या है और ओ सी भी त्रिज्या है, यानी ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं गोले की हमेशा बराबर होती हैं। कितनी भी हम त्रिज्याएं खींच दें वो हमेशा बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम देखेंगे कि जो ओ सी होगा वो ओ बी से छोटा ही होगा, यानी ओ सी की जो लंबाई होगी वो ओ बी से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो सी से बी आएंगे तो सी से बी और ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ओ सी बराबर यहाँ पे दिखाना होगा कि जो ओ सी है वो छोटा होगा ओ बी से। और देखने से भी पता चलता है कि ओ बी यहाँ पे बड़ा है और ओ सी यहाँ पे छोटा है। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है, तो ओ सी की जगह हम ओ ए रख सकते हैं। तो हम ये ओ सी की जगह रख देंगे ओ ए। तो इससे ये निकल करके आया कि जो ओ बी वाली भुजा है वो ओ ए से तो बड़ी है, पर ओ ए जो है ओ बी से छोटा है, यानी ओ ए जो होगा ओ बी से यहाँ पे छोटा होगा। बस इतना हमें करना है। इसके बाद बस हमें यहाँ पे लिख देना है कि ओ ए, कामा लगा करके यहाँ पे लिख देंगे कि ओ ए उन रेखाखंडों में सबसे छोटा है जो ओ से ए बी तक खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। अब इस लाइन का हम मतलब समझेंगे कि जैसे मैंने पहले ही समझाया था कि यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे ओ से हमने ए पर खींचा, एक कोई स्पर्श रेखा है
दूसरा यहाँ पे हमने एक यहाँ पे बी ले लिया, तो ओ ए की यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो सेम है। यहाँ पे 3 रेखाखंड होंगे, पहला रेखाखंड, यहाँ पे दूसरा रेखाखंड हो जाएगा ओ बी, और तीसरा रेखाखंड ए बी है। तो ओ बी और ए बी से हमेशा छोटा रहेगा यहाँ पे ओ ए। तो वही चीज़ लिखा है कि ओ ए उन रेखाखंडों में सबसे छोटा है जो ओ से ए बी तक खींचे जा सकते हैं। यानी एक ओ से ए हमने खींच दिया, ओ से बी खींच दिया, ए बी है ही, तो इस पे 3 रेखाखंड खींचे गए हैं, एक ओ ए, दूसरा ओ बी और तीसरा ए बी। तो इन दोनों से तो छोटा ही होगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, और इतना हमने लिख दिया। इसके लिखने के बाद हमें यहाँ पे नीचे लिखना होगा, नीचे लिखेंगे कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर किसी रेखा तक या रेखा पर किसी रेखा तक खींचे गए रेखाखंडों में सबसे छोटा लंब होता है, और यही हमें सिद्ध करना था, लंब होता है। यानी कि जो सबसे छोटा रेखाखंड होगा वो लंब होगा किसमें, स्पर्श रेखा में। यही हमें प्रूव करना था, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको प्रमेय फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। बाकी क्वेश्चन में प्रमेय डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि प्रमेय 1 से। अब इसकी लास्ट प्रमेय बची हुई है तो उसको भी हम देख लेते हैं। प्रमेय दूसरी दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। एक हमने यहाँ पे बाह्य बिंदु P ले लिया, जैसे हमने एक वृत्त बना लिया, और वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु ले लिया, और इस पर जो खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे एक यहाँ पे ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा यहाँ पे ऐसे जा रही है। यहाँ पे एक बिंदु हमने P ले लिया, दूसरा बिंदु हमने यहाँ पे A ले लिया, तीसरा बिंदु यहाँ पे हमने B ले लिया। हमें पता है कि केंद्र यहाँ पे O होगा, और इसके पहले प्रमेय हमने पहला पढ़ा था कि स्पर्श बिंदु से खींची गई जो केंद्र के बीच की दूरी होती है वो हमेशा यहाँ पे जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। इसी तरह से केंद्र से जब हम यहाँ पे खींचेंगे तो ये लंब होता है, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि P यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है, P से हमने एक PA स्पर्श रेखा खींच दिया, दूसरा PB स्पर्श रेखा खींच दिया। प्रमेय 1 से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि O से A को मिलाएंगे ताकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने, और O को हम B से मिलाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तीसरा यहाँ पे हमें रचना क्या करनी है कि P को हमें O से मिलाना होगा। तो जब हम P को O से मिलाएंगे तो एक त्रिभुज हमें मिलेगा PAO, यानी एक त्रिभुज हमें यहाँ पे मिल जाएगा PAO, और दूसरा त्रिभुज हमें मिलेगा PBO। इसी से हम सिद्ध कर देंगे कि ये जो PA है वो PB के बराबर है। कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से P को O से मिला दिया। हमें पता है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु से खींचा गया रेखाखंड त्रिज्या वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमें दिया है तो उसको लिखेंगे कि केंद्र O वाले, ये केंद्र O है, तो केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, एक PA है और दूसरा PB है। तो जो हमें दिया है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तीसरा हमें जो सिद्ध करना है उसको भी लिख देंगे कि सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है उसको भी हम लिख देंगे कि हमें सिद्ध करना है कि जो P से A के बीच की दूरी है वो P से B के बीच की दूरी के बराबर है, यानी PA जो है वो PB के बराबर है।
ये हमें सिद्ध करना है। इसके अलावा रचना हम लिख देंगे यहाँ पे कि रचना हमने क्या की है, जो हमने रचना किया है उसको हमने यहाँ पे लिखना है। रचना में हमने क्या किया है कि P को O से मिलाया है। तो रेखाखंड पहले हमने क्या किया है, O को A से मिलाया है, O को B से मिलाया है और O को P से मिलाया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड OA OB और OP और लिख देते हैं, और OP को मिलाया, OP को खींचा लिख दें, OP को खींचा या मिलाया ही लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। OP को मिलाया। ये हो गई इसकी रचना। जो हमने रचना किया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम उपपत्ति लिखेंगे, यानी इसको लगाने का तरीका। उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि हमें पता है कि वृत्त के स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या पर लंब होता है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु ये है और जब हमने OB खींचा तो यहाँ पे लंब होगा, यानी ये और ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो हम उपपत्ति में लिख देंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। अगर लंब होगा तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है यानी कि कोण B जो होगा वो कोण A के बराबर होगा, यानी PBO कोण PBO बराबर हो जाएगा कोण PAO के। ये हमने इसको लिख दिया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया PAO और ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको भी PB अच्छे से बना देते हैं। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि जो PBO है वो PAO के बराबर है और ये दोनों 90 डिग्री हैं। अब हम त्रिभुज यहाँ पे ले लेंगे। एक तो त्रिभुज हम लेंगे PAO को, त्रिभुज PAO, और दूसरा जो त्रिभुज होगा वो PBO होगा। ये दोनों हमने दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इनमें से हमें जो जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसको हम लिखेंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, समरूपता प्रूव करें, समरूपता नहीं, यहाँ पे सर्वांग समता प्रूव करेंगे, जो क्लास 9th में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे PAO देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो AO है ये भी त्रिज्या है और BO है ये भी त्रिज्या है। दूसरा यहाँ पे हमें कोण भी पता है, तो सबसे पहले हम कोण ही लिख देते हैं कि जो हमें यहाँ पे दिया है कि कोण PAO है, हम यहाँ पे PAO त्रिभुज लिए हैं तो हमें कोण भी ऐसे ही लेना होगा, PAO और PBO वाला इधर है त्रिभुज तो हम इधर लिखेंगे, ये है 90 डिग्री, ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे। इसके अलावा जो त्रिज्या AO है वो त्रिज्या BO के बराबर है और ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त में हम जितनी भी त्रिज्याएं खींचते हैं वो सब बराबर होती हैं। तो हम देखेंगे कि O से A ये भी त्रिज्या है, O से B यहाँ पे ये भी त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होंगी। तीसरी चीज़ क्या है कि जो PO यहाँ पे हमने खींचा है तो PO जो है त्रिभुज PAO का भी हिस्सा है और त्रिभुज POB का भी हिस्सा है। तो PO तो दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो PA है वो बराबर हो जाएगा PA के, और ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करते हैं कि हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पे जो लगा हुआ है तो कोण भुजा, यहाँ पे हमने 2 चीज़ें निकाला है, कोण भुजा से यहाँ पे क्या हो गया कि जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज PAO सर्वांग सम है, समरूप नहीं कहेंगे, सर्वांग सम का मतलब होता है कि इसके जो अंग हैं वो दोनों त्रिभुज के जो अंग हैं एक दूसरे के बराबर हैं। तो त्रिभुज PAO बराबर हो जाएगा त्रिभुज PBO के, और यहाँ पे लिख देंगे कोण भुजा। अब यह दोनों सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का मतलब कि ये वाला जो त्रिभुज है
ये वाले त्रिभुज के बराबर हो गए, यानी कि इसके जो अंग हैं इसके अंग के बराबर हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पी ए है वो पी बी के बराबर है, यानी पी ए जो भुजा है वो पी बी भुजा के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी ए बराबर पी बी, ये दोनों बराबर हो गए। और यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कारस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज के यहाँ पे अंग हैं, और यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो इससे एक चीज़ निकल करके आएगी कि बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। यहाँ से परिचय वाली वीडियो कंप्लीट हो गई। इसके अलावा भी जो भी पॉइंट है तो उसको भी हम देख लेते हैं। थ्योरम यहाँ पे दोनों कंप्लीट हो गई हैं।